लेते हैं। अब देखेंगे तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन related to rate expression, यही हम लोग देख रहे थे और इसमें दो न्यूमेरिकल हम लोग क्लियर किए थे। चलिए अब तीसरा न्यूमेरिकल को बनाएंगे, लेकिन तीसरा न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन या इंक्रीजेज ऑफ H2। ठीक है, या तो क्या नजर आएगा वहां पर क्वेश्चन में अपीयरेंस या फॉर्मेशन या इंक्रीजेज, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। ये तीनों का मतलब क्या होगा? सेम। ठीक है, तो बताइए अपीयरेंस मतलब क्या? उसकी मात्रा बढ़ रहा है, फॉर्मेशन वो बन रहा है, इंक्रीजेज मतलब वो बढ़ रहा है। और बताइए तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? तो आप जरूर बोलेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो प्रोडक्ट को माइनस साइन के द्वारा लिखा जाता है या नेगेटिव साइन के द्वारा लिखा जाता है? माइनस साइन के द्वारा लिखा जाता है या प्लस साइन के द्वारा लिखा जाता है? तो आप जरूर बोलेंगे प्रोडक्ट को प्लस साइन के द्वारा लिखा हुआ रहेगा। लेकिन वहां पर ये क्लियर नहीं रहेगा ये प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है। आपको ये तीन वर्ड से पहचानना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। क्या क्या नजर आएगा वहां पर? अपीयरेंस, फॉर्मेशन, इंक्रीजेज। अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड देख लेंगे तो समझ लीजिएगा वो प्रोडक्ट ही है। और प्रोडक्ट का रेट कैसे लिखा जाता है? प्लस साइन के द्वारा या माइनस साइन के द्वारा? तो प्लस साइन के द्वारा लिखा जाता है। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? प्लस DH2 बाई dt होगा या नहीं? क्लियर है? अगर यही रहेगा क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन या डिक्रीजेज ऑफ H2। ठीक है, अगर डिसअपियरेंस रहेगा तो डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है? उसके अमाउंट कम हो रहा है। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा? उसकी खपत हो रहा है। और डिक्रीज का मतलब क्या? वो घट रहा है। तो बताइए किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा यानी घटेगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। ठीक है, और रिएक्टेंट को नेगेटिव साइन के द्वारा लिखा जाता है या पॉजिटिव साइन के द्वारा? तो नेगेटिव साइन के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा रेट? बताइए माइनस है कि नहीं? क्योंकि क्या है यहां पर? डिसअपियरेंस, कंजम्पशन और डिक्रीजेज, ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो आपको क्या समझना है? वो रिएक्टेंट ही है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट जब रहेगा तो माइनस साइन के द्वारा क्लियर करेंगे। माइनस DH2, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा? dt। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल में कैसे ये सोल्व होगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin, okay, has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution, okay. Initially the concentration of N2O5 is इतना, यानी इनिशियली जो कंसंट्रेशन N2O5 का वो दिया गया है कितना है? वो 2.33 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ओके, कितना है? इनिशियल है कितना दिया गया? 2.33 मोल पर लीटर, ओके। फिर उसके बाद रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? एंड आफ्टर 184 मिनट्स
reduced to 2.08 मोल पर लीटर। ओके, इसका मतलब ये कैसा कंसंट्रेशन हो गया, ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। ओके, यहां पर लिख लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। कैसा कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, और ये कितना हो गया 2.08 मोल पर लीटर। ओके, यहां पर टाइम कितना लग रहा है 184, कितना है 184, इसलिए डेल्टा टी का वैल्यू हो गया 184 मिनट्स। क्लियर है। फिर उसके बाद रीड करेंगे तो क्या लिख रहा है, द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट of this reaction in terms of hours, minutes and seconds, यानी एवरेज रेट निकालना है किस टर्म्स में, आवर्स के टर्म्स में, मिनट्स के टर्म्स में और सेकंड के टर्म्स में। क्लियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ड्यूरिंग द पीरियड, और इस पीरियड के दौरान N2 का प्रोडक्शन का रेट क्या है ये बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज रेट। ठीक है, आवर्स में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी है। तो पहले टाइम्स को तीनों फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर मिनट्स में ऑलरेडी है, इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आवर्स में चेंज किए तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, आवर्स में। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 184, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितना 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोहरा देते हैं, क्या हो जाएगा सेकंड्स। ठीक है, अब आपका ये रिएक्शन है। क्लियर है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू, यहां पर एवरेज रेट निकालना है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं है तो पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कैसे निकलेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस N2O5 का ही कैसा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है। चलिए यहां पर देखेंगे N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 2.08 लिख लेंगे यहां पर 2.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 2.33। क्लियर होना चाहिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0. कितना आ जाएगा 13 में से हट जाएगा 5, 2 में से 0 गया 2। क्लियर है। ये हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, एवरेज रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। बट यहां पर देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहां पर 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन से जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है वो 1 के नीचे चला जाता है, और यानी ये रिएक्टेंट है तो यहां पर नेगेटिव साइन। क्लियर होना चाहिए। चलिए अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे -1/2 इनटू डेल्टा N2O5 का वैल्यू कितना है देखेंगे, पहले मिनट्स में लिख लेते हैं 184 है, सॉरी ये तो टाइम है। डेल्टा N2O4 का वैल्यू आया है 0.25, तो यहां पर लिखेंगे -0.25 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू यहां पर है, मिनट वाला टर्म यूज करेंगे 184। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 ऊपर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 4 8, 8 2 16 और 2 1 3। ठीक है, और अगर डिवाइड करेंगे तो
तो आपका नजारा नजर आएगा कितना आ जाएगा आपका 6.7 इंटू 10 इनवर्स 4। अब यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं 6.7 इंटू 10 इनवर्स 4। यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा यहाँ पर मोल पर लीटर, और यहाँ पर मिनट वाला टाइम यूज किए हैं। जब मिनट वाला टाइम यूज किया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनट इनवर्स। एक टर्म निकल गया आपका मिनट में। अब दूसरा टर्म में इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। चलिए आवर्स में इस बार निकालते हैं, ठीक है। आवर्स में निकालेंगे तो उसी फॉर्मूला को लिखेंगे पहले, रेट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, डेल्टा N2O5, डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस बार टाइम लेना है आवर्स में, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू तो आया है कितना, 0.25, माइनस में था, माइनस N2O5 का वैल्यू कितना आया था, -0.25। तो इसके जगह पर क्या हो गया, -0.25 डिवाइडेड बाय, इस बार टाइम लेंगे आवर्स में, तो आवर्स में टाइम कितना आया था, 184/60, 184/60। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या नजर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 368। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 4.07 इंटू 10 इनवर्स 2। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। आवर्स में टाइम यूज किए हैं तो आवर्स इनवर्स, ओके। अब हम लोग क्या निकाल, आवर्स में भी निकाल लेंगे। अब हम लोग सेकंड में टर्म यूज करेंगे, टाइम यहाँ पर इस बार सेकंड में कंसीडर किया जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा, सॉरी, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5, क्लियर होना चाहिए, बाय डेल्टा T, ठीक है। फॉर्मूला वही बार बार लगाएंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ टाइम को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए -1/2 डेल्टा N2O5 का वैल्यू आया -0.25, ठीक है, बाय, इस पर टाइम यूज करेंगे हम लोग सेकंड में, तो सेकंड में टाइम कितना आया था, 184 × 60, 184 इंटू क्या, 60। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.25। अब ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 22082, ठीक है, 8, क्लियर है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू 1.13 इंटू 10 इनवर्स 5। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपका आवर्स में भी निकल गया, मिनट में भी निकल गया, और सेकंड में भी निकल गया, क्लियर है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2O5। जब रेट निकल गया तो N2O, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का क्या, नाइट्रोजन का, सॉरी यहाँ पर NO2 होना चाहिए क्वेश्चन में, NO2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेट में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो +1/4 इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, NO2 बाय डेल्टा T। रेट निकाले हैं, कितना आया है। अब यहाँ पर रेट नहीं बात कौन लेगा, आप कोई भी रेट को कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेट को कंसीडर करने के लिए हम यहाँ मिनट वाला रेट को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.7 इंटू 10 इनवर्स 4। ये 4 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा
ठीक है, अब 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या नजर आएगा 4 7 28 24 26 एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पर हो जाएगा इनटू 10 इनवर्स 4 इज इक्वल टू डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इसलिए therefore डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 2.6 इनटू 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट इधर आया है तो 10 इनवर्स 3 यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट कर सकते हैं मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार के यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है अफेक्ट कर सकता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं फैक्टर, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में ये चार ही प्रकार के फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर का नाम है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर होते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट होते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। ये चार फैक्टर आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। और आप ये जानते हैं क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप बताइए कि जहां पर बॉन्ड पहले टूटेगा वो पहले जाकर किसी से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराना वाला बॉन्ड टूटता है और नया वाला बॉन्ड बनता है, ठीक है। देयरफॉर द रिएक्टेंट, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है द रिएक्टेंट व्हिच हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द रिएक्टेंट व्हिच हैज क्या which has यहाँ पर हाई हो जाएगा which has high bond dissociation enthalpy, क्लियर है। यानी हम बोल सकते हैं क्या है the reactant ऐसा रिएक्टेंट जिसके आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हुआ लो हो यानी कम हो, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को ही कहा जाता है क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहां पर बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा वो पहले बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और जो बॉन्ड पहले टूटेगा वो पहले किसी से जाकर के रिएक्ट करेगा, क्लियर है। तो यहां पर वही लिखा गया है द रिएक्टेंट व्हिच हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द रिएक्टेंट व्हिच हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जिस रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगा वो लो रिएक्टिव होगा और जिस रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो पहले टूटेगा, ठीक है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहां पर कुछ हम एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और पूछेगा ये तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो देखेंगे पहले बॉन्ड कहां टूटेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखें यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है। बताइए तो बॉन्ड पहले कहां टूटेगा, जाहिर सी बात है बॉन्ड यहां पर पहले टूटेगा क्योंकि यहां पर एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, यहां पर दो बॉन्ड को तोड़ना है, यहां पर तीन बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो पहले कौन टूटेगा, पहले ये टूटेगा, इसलिए पहले जब ये टूटेगा तो ये जाकर के किसी से रिएक्ट कर लेगा, है कि नहीं, ठीक है। बाद में ये टूटेगा तो बाद में ये जाके किसी से रिएक्ट करेगा और सबसे पीछे ये टूटेगा तो सबसे पीछे ये किसी से रिएक्ट करेगा। तो बताइए तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन का ज्यादा होगा क्योंकि ये यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है कम है, क्लियर है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, यहाँ पर है, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका ज्यादा है,
है कि नहीं, इसका ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यहां पर ज्यादा है, इसलिए आप बताइए तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम कहां है, तो हाइड्रोजन के पास। जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होता है वहीं पर वो जो रिएक्टेंट होता है सबसे पहले जाकर के क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर रिएक्टिविटी जो होगा वो हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड क्या होगा, सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। चलिए, यानी ये था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या सीखे, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। क्लियर है, एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा देंगे। चलिए, दूसरा फैक्टर का नाम है टेंपरेचर, ठीक है। अब बताइए यहां पर टेंपरेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होगा, तो टेंपरेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होगा हम बताते हैं आपको। ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेंपरेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं तो आप एक प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि अचानक किसी के नीचे पटाखा फोड़ देखिए, उसको उछल जाएगा तुरंत, है कि नहीं। नहीं तो ऐसे कितनों भी उसको पिटते रहो, वाले उछल में नहीं जाएगा। नहीं तो एक और प्रैक्टिकली आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप रोटी पकाने वाला तावा देखे होंगे, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, तावा है कि नहीं। अब मान लेते हैं ये इसको कर देते हैं हॉट, ये रहेगा कूल ही, यानी ये गर्म तावा है, ये ठंडा तावा है, ठीक है। और ये दोनों तावा पर हाथ रखेंगे, बताइए तो हाथ हटने का रेट कहां ज्यादा होगा, यानी किस तावा से हाथ जल्दी हटेगा, तो आप कोर्स कहेंगे क्या, जहां पर गर्म तावा वहां से हाथ जल्दी हटेगा। यानी इससे प्रूफ क्या होता है कि टेंपरेचर जहां पर ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पर ही ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए, फिर यहां पर देखिए कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जनरली क्या होता है, कैटलिस्ट का एडिशन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा उसमें कैटलिस्ट मिलाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप यहां पर पढ़ रहे हैं, स्टडी रूम में बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पढ़ने का यानी पढ़ने का स्पीड कुछ और होगा, ठीक है कि नहीं। पढ़ भी रहे होंगे, उधर उधर नजर भी दौड़ा रहे होंगे अगल बगल में, है ना। क्लियर है। लेकिन जैसे ही यहां पर बैठ गए, सपोज है मम्मी बैठ गई, अगर मम्मी बैठ गई तो आपका पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो आप अफकोर्स कहेंगे पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो इधर उधर ताकने का जो नजारा जो देखते थे वो बंद हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर मम्मी किस रूप में काम कर रही है, मम्मी ही यहाँ पर क्या हो गई, कैटलिस्ट हो गई, ठीक है। चलिए, मम्मी के साथ साथ अब पापा भी आ गए। मम्मी से तो थोड़ा बहुत है ना बात भी उनका नहीं सुनते होंगे, अब पापा भी बैठे, अब और अच्छा से पढ़ेंगे, अब और जो थोड़ा बहुत इधर उधर ताकते थे अब वो भी बंद, यानी अब और आपका ध्यान रहेगा पढ़ने, ठीक है। तो बताइए तो रेट आपका जो पढ़ने का है कहां पर ज्यादा होता है, जब जैसे यहां पर कैटलिस्ट यानी मम्मी भी यहां पर कैटलिस्ट हो गए और पापा भी यहां पर कैटलिस्ट हो गए, यानी मम्मी पापा बैठ गए तो आपका पढ़ने का स्पीड भी क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं तो इधर उधर क्या कर रहे थे, कॉपी लेकर के ताक रहे थे, है कि नहीं। तो मम्मी पापा बैठ गए तो आपका स्पीड बढ़ गया कि नहीं। तो जनरली जैसे ही कैटलिस्ट हम बढ़ाते हैं उसी प्रकार से रिएक्शन में क्या होता है, उसका रेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक और है टर्म कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लिए तो आपका ये चैप्टर 80% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे तो जगह नहीं है, यहां पर लिखता हूं, 4th नंबर को समझा रहे हैं, यहां पर लिखते हैं। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा बहुत यहां पर जगह है, मान लेते हैं ये आपका ठीक है रिएक्टेंट है, क्लियर है, और एक आपका ये रिएक्टेंट है। पहले आप ये बताइए कि कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है। यहां पर देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का कम है और यहां पर नंबर्स ऑफ मोल्स ज्यादा है।
कहने को यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बताइए तो दो कोलाइड के बीच में रिएक्शन का रेट कहाँ ज्यादा होगा, यानी कहाँ दो रिएक्टेंट कोलाइड कर सकते हैं फास्टली। तो बताइए यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, जब यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो कोलाइड करने में टाइम भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ये यहाँ पर डिस्टेंस कम है, ये दोनों जल्दी एक दूसरे के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ही वहां पर ज्यादा होगा, क्लियर है। और जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर कम होगा। बात समझ में आती है, पॉइंट को नोट करेंगे।